अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज से हम इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं उनमें इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो सीएसएस या पीएमएस के जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी 20 मार्क्स का पोर्शन जो होता है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, ठीक है। तो इन तमाम वीडियोस के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनको कवर करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके बिहाइंड, उन सबको हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला एमसीक्यू है कि अ सप्लाई कर्व इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय। अब बेसिकली जो सप्लाई कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और जितनी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, टेक्नोलॉजी पे बेस होता है या इनपुट ऑफ कॉस्ट पे बेस होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो बेसिकली जो सप्लाई होती है वो टेक्नोलॉजी पे भी बेस होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है किसी चीज़ की तो उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज होती है तो कॉस्ट इफेक्टिव होने लग जाती है वो चीज़, ठीक है। मैनुअल से आप मशीनरी पे आने लग जाते हो। फिर इनपुट की कॉस्ट अगर कम पड़ने लग गई है, यानी रॉ मटेरियल या जिस चीज़ की भी जो भी है इनपुट है वो कम आने लग गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की फॉर एग्जांपल प्राइसेस कम हो गई हैं तो उससे भी आपकी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होगी। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस कम कर देता है, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि आपके पास ज़्यादा हैंडसम अमाउंट जो है वो डिस्पोजेबल इनकम के तौर पे रह जाती है प्रोड्यूसर के पास, जिसमें से वो प्रोडक्ट अपनी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर सकता है। तो ऑल ऑफ अबव की वजह से सप्लाई कर्व जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आती है? क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। ये हम सबको पता है कि जब भी क्वांटिटी की डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई इज जीरो, ठीक है। जहाँ पे कोई एक्सेस सप्लाई ना हो और ना एक्सेस डिमांड हो आपके पास, ठीक है, यानी डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई गैप ना हो, ठीक है। तो ये वही बात हुई कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो इक्वल हुई क्वांटिटी सप्लाई के। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट इज क्लियर्ड बाय द इक्विलिब्रियम प्राइस। जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के, वहाँ पे हमारी प्राइसेस जो हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसके आंसर्स हुए। फिर नेक्स्ट है, अ रियल वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू बाय adjusting of change over time, adjusting for data collection errors, adjusting for population changes or adjusting or changes in the price। जब भी किसी चीज की रियल वैल्यू देखनी होती है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से। नॉमिनल वैल्यू वो होती है जो कि अभी करंटली होती है, ठीक है, करंट वैल्यू जो होती है, और जो रियल वैल्यू होती है उसको हम प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करती है वो, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं प्रीवियस ईयर की प्राइसेस से। तो एडजस्टिंग और चेंजेस इन प्राइसेस की बात आएगी इसके अंदर। टाइम सीरीज डाटा शो इंफॉर्मेशन। टाइम सीरीज जो डाटा होता है वो डाटा ऐसा होता है जो कि टाइम इंटरवल्स के हिसाब से लिया हुआ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीकली डाटा लिया हुआ है या एनुअल डाटा लिया हुआ है या मंथली डाटा लिया हुआ होता है, क्वार्टरली डाटा लिया होता है, ये सारे टाइम सीरीज होते हैं, ठीक है। अबाउट द सेम पॉइंट इन टाइम ओवर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सेम टाइम हो और डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा नहीं हो सकता एक ही प्लेस से होता है, ठीक है। अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ओवर द सेम वेरिएबल। तो जो है डिफरेंट पॉइंट टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी 2010 में, 2011 में, 12 में, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम है ओवर द सेम वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल आपका सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीडीपी का डाटा ले रहे हैं तो जीडीपी सेम ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 2010 में जीडीपी का डाटा ले रहे हैं और जीडीपी जो 2011 में उसमें जीएनपी का डाटा ले रहे होंगे, तो वो आपकी टाइम सीरीज नहीं होगी। तीसरी पॉइंट है अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। डिफरेंट ना वेरिएबल हो सकते हैं और ना डिफरेंट प्लेसेस हो सकती हैं। और अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ओवर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस नहीं हो सकती। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी होती है? बेसिकली मैक्रो जहां पे भी वर्ड आता है तो इट मींस हम एग्रीगेट की बात करते हैं, यानी ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक इन द इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स की तो बात नहीं कर रहे, वो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
इसके साथ साथ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के भी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हम, तो होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड परचेज डिसीजंस, ये भी एक इंडिविजुअल डिसीजन है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो द इकोनॉमी एज अ होल जो है वो आंसर होगा। इन द मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट, ठीक है। जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी होती है, एक होती है प्राइवेटाइजेशन और एक होती है पब्लिक, ठीक है। तो जहाँ पे मिक्स्ड होती है यानी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का दोनों का मिक्सचर जो होता है वो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एजेंट्स हैं वो मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। A market can be accurately described as, मार्केट क्या चीज होती है, अ प्लेस टू बाय थिंग्स, क्या सिर्फ चीजें खरीदने के लिए वो जगह होती है या चीजें सेल करने के लिए जगह होती है, बल्कि द प्रोसेस बाय विच प्राइस एडजस्ट टू रिकंसील द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वहां पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो लेबर है वो भी एलोकेट हो रहा है, जहाँ पे चीजें जो है वो भी आ रही हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें वहां पे डिसाइड हो रही होती हैं। तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्राइसेस भी एडजस्ट हो रही हैं और एलोकेशन जो है वो भी रिसोर्सेज के एलोकेशन जो है वो भी हो रही होती है। इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो स्टडी क्या किस चीज की है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तो नहीं है, ठीक है, कंजप्शन की भी सिर्फ नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में कंजप्शन की बात भी नहीं करते। तो इकोनॉमिक्स में हम बात ये करते हैं कि हाउ सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि क्या चीज प्रोड्यूस होगी, किस तरीके से प्रोड्यूस होगी और उसको उसके बायर्स या उसके कंज्यूमर्स कौन होंगे, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे हम वो, ठीक है। तो इन तीन डिसीजंस के ऊपर जो है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेस करता है। Which of the following is not the part of opportunity cost of going on holiday? Opportunity cost का concept basically ये होता है कि एक चीज को हम forgo करते हैं दूसरी चीज को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाएं जो है आटा और मैदा लेने के लिए, ठीक है, फ्लोर लेने के लिए या फिर कोई और चीज साथ बिस्किट्स लेने के लिए, ठीक है। तो आप जो है कुछ क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स जो है वो फॉरगो करेंगे क्योंकि आपकी इनकम तो लिमिटेड है, ठीक है, वो तो प्री डिफाइंड है। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से देखेंगे कि मैं इतने बिस्किट्स अगर कम करूं तो मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी आटे की खरीद सकता हूं। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि एक चीज को हमें फॉरगो करना पड़ता है दूसरी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू हॉलीडे, हॉलीडे पे जाने के लिए इनमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ऑप्शन नहीं होगी। द मनी यू स्पेंड ऑन अ थिएटर शो, ठीक है, फिर द मनी यू कुड हैव मेड इफ यू हैड स्टे एट होम एंड वर्क, ठीक है, द मनी यू स्पेंड ऑन एयरलाइन टिकट्स एंड द मनी यू स्पेंड ऑन फूड। देखें बाकी सारी चीजें तो फिर भी हॉलीडे से रिलेटेड हैं, लेकिन जो फूड है वो तो अगर आप हॉलीडे पे जाएं या ना जाएं आपने फूड लेना ही लेना है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे रिलेटेड नहीं होगी। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बीफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो अगर बीफ की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस सेंटेंस से, provides no information because prices in the market system are managed by planning board, ठीक है। प्लानिंग बोर्ड बेसिकली प्राइसेस को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो प्राइसेस को जो है फिक्स करती हैं। सेकंड पॉइंट है टेल्स कंज्यूमर टू बाय लेस पोर्क, ठीक है। अब ये बताता है क्या ये अगर बीफ की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं तो इससे कि हमें पोर्क की प्राइसेस जो है वो पोर्क की जो कंजप्शन है उसको कम कर देना चाहिए, या टेल्स प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर बीफ और टेल्स कंज्यूमर टू बाय मोर बीफ, ठीक है। तो जो आंसर है वो क्या है कि टेल्स प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर बीफ, ताकि जो जैसे ही सप्लाई ज्यादा होती है तो उस चीज की प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं। हाई इन्फ्लेशन जो है वो इज कॉज्ड बाय यूनियन इंक्रीजिंग वेजेस टू मच, ठीक है। जब भी वेजेस इंक्रीज होती हैं तो क्या होता है कि लोगों की हैंड में मनी आ जाती है, ठीक है। जब मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, इन हैंड लोगों की मनी ज्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी में जो है डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वो किस वजह से आती है, और इकोनॉमी की जो बाकी चीजों की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो
अगर जब भी वेजेस इंक्रीज होती हैं तो उससे इन्फ्लेशन आती है। A rational person does not act unless, एक रैशनल पर्सन जो है वो तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक क्या होगा, द एक्शन इज एथिकल। ठीक है, एथिकल तो होना या ना होना वो उसकी पर्सनल डिसीजन, ठीक है, ये इकोनॉमिक बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। सेकंड है द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि प्रोड्यूस करता है मार्जिनल कॉस्ट को ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, जब भी किसी भी प्रोड्यूसर का मार्जिनल कॉस्ट जो है ग्रेटर हो जाती है मार्जिनल बेनिफिट से, तो वो क्या होता है कि उसका शट डाउन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और उसको बेनिफिट कम पड़ रहा है। ठीक है, जब भी किसी को कॉस्ट ज्यादा पड़ने लग जाती है और आपको देना ज्यादा पड़ रहा है लेकिन आपको इनकम नहीं आ रही उससे, तो आप क्या करेंगे, उस बिजनेस को बंद कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द एक्शन प्रोड्यूस मार्जिनल बेनिफिट्स दैट एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब भी मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा होता है मार्जिनल कॉस्ट से, तब एक रैशनल पर्सन जो है वो एक्ट करता है, यानी प्रोडक्शन को अपनी इंक्रीज करता है। ठीक है, और द एक्शन मेक्स मनी फॉर अ पर्सन। एक्शन तो कोई भी, मनी तो जरूरी नहीं है कि मनी प्रोड्यूस हो रही हो या ना हो रही हो, क्योंकि जो है किसी पॉइंट पे कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज होगी, किसी पॉइंट पे बेनिफिट ज्यादा इंक्रीज होगा, और कहीं पे कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो बराबर भी होते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो अपनी या रैशनल जो पर्सन है वो अपनी प्रोडक्शन उस पॉइंट तक कंटिन्यू करेगा जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल मार्जिनल बेनिफिट के नहीं हो जाती। ट्रेड ऑफ आर रिक्वायर्ड बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर। ट्रेड ऑफ जो है वो रिक्वायर्ड हमें क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, हमें गाड़ी भी मिल जाए, अच्छा घर भी मिल जाए, अच्छे कपड़े भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है हमारे पास, जो हमारी इनकम है, हमारा रिसोर्स क्या है, हमारी इनकम है जिससे हम चीज को जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या है, स्कैर्स है, इकोनॉमिकल भी नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है। ठीक है, हमारी स्केर्स रिसोर्सेज है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। तीसरा क्या, अगला क्या है पॉइंट, इन फ्री मार्केट द अमाउंट ऑफ गुड दैट एनी हाउस होल्ड गेट डिपेंड अपॉन। ठीक है, फ्री मार्केट के अंदर अमाउंट ऑफ गुड्स दैट हाउस होल्ड गेट्स, जो कि ऐसी अमाउंट ऑफ गुड जो के हाउस होल्ड जो है वो लेना चाहता है, वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है? नहीं। उसकी वेल्थ पे डिपेंड करती है? नहीं। वेजेस और इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं, बल्कि इनकम एंड वेल्थ, यानी इनकम जो उसकी करंट इनकम आ रही है उसके ऊपर, और जितना उसके पास एसेट्स हैं। वेल्थ बेसिकली क्या होती है, जो एसेट्स होते हैं हमारे पास, जितनी अमाउंट ऑफ सोना है या अच्छा घर है, ये भी वेल्थ है हमारी। ठीक है, तो इनकम और वेल्थ दोनों जो है मिल के किसी भी इंसान की या इंडिविजुअल की करंट जो सिचुएशन है वो डिफाइन करते हैं, या डिपेंड, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान कितनी चीजें जाके मार्केट में खरीद सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है क्या होती है, हमने पीछे भी एक एमसीक्यूज में देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र आया था, जिसमें हमने उसको थोड़ा सा देखा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि हमें उससे पता चल सके, अंदाजा लगा सकें कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि नॉट बी, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज डन इन द फ्यूचर। ठीक है, फिर दैट विच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन। ठीक है, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होती है कि जो हम फॉरगो कर रहे होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज हम ले रहे होते हैं, तो वो जिस चीज को हमने छोड़ा होता है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। एडिशनल बेनिफिट ऑफ बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट भी नहीं होता, ये कॉस्ट है, क्योंकि ये बेनिफिट की बात नहीं कर रहे। A student choose to study because marginal revenue is greater than dash cost। ठीक है, देखें जब स्टूडेंट जो है वो क्यों पढ़ना चाहता है, आगे से आगे हम मजीद तालीम क्यों हासिल करने की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है कि जैसे जैसे हम एजुकेशनल लेवल इंक्रीज करेंगे, एवरी 1 ईयर ऑफ इंक्रीजिंग स्कूल जो है वो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वेज देगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एफएससी की तो आपकी वेज जो है आपको मिल रही थी 15,000। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन से आपको वेज जो मिलने स्टार्ट होगी वो 25,000 थी।
तो आपका जो कॉस्ट लगी उससे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका ग्रेटर है। तो स्टूडेंट जो है एजुकेशन चूज क्यों करता है, क्योंकि इसमें मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसका मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट मींस दैट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक्सेस डिमांड इन द लेबर मार्केट। क्या डिमांड होती है ज्यादा लेबर मार्केट में? देखें जब जब डिमांड होगी ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि डिमांड तो है। नेक्स्ट है देयर आर सम पीपल हु विल नॉट वर्क एट गोइंग वेज रेट। ठीक है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जो गिवन वेज रेट होती है उस पर कुछ लोग विलिंगली नहीं होते काम करने के लिए। ठीक है, या फिर ये होती है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट। ठीक है, ये एक्चुअली सेम ही बात है। और एट द गोइंग वेज रेट देयर आर पीपल हु वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक ये होती है कि जो वेज रेट इकोनॉमी में चल रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर लोग विलिंग होते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वेज रेट से जो उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो उसी वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए विलिंग होते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है? अ डिक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल्स एंड इंक्रीज इन द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिक्रीज इन द ओवर। बेसिकली जो इन्फ्लेशन होती है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई लिंक नहीं होता, बल्कि प्राइस लेवल से लिंक होता है। जब भी प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाती हैं चीजों की, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन है द इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल्स। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? ऑफ लेबर सप्लाई बाय हाउस होल्ड। क्या सिर्फ लेबर के ऊपर डिपेंड करती है सप्लाई? प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सप्लाई सिर्फ वो चीज होती है कि गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करी होती है। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली क्या होता है? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जो भी एजेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, वो हाउस होल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी बंदा जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो एग्रीगेट हमारी सप्लाई होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद। माइक्रो बेसिकली जो है वो देखें, फर्म जो है सिंगल यूनिट है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक एजेंट होगा। कंज्यूमर जो है वो भी सिंगल यूनिट है, इंडस्ट्री जो है वो भी एक सिंगल यूनिट है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट के ऊपर कंसर्न नहीं करती, एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो एग्रीगेट डिमांड इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि चाहे हम रिसोर्सेज की बात कर लें, चाहे इनकम की बात कर लें, चाहे कि तो लिमिटेड चीजें हैं हमारे पास, स्कैरसिटी है। बेसिकली हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की वो क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो, वो लिमिटेड है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? हैज सप्लाई बट नॉट डिमांड। क्या ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे सप्लाई हो लेकिन डिमांड ना हो? ठीक है, डिमांड हो लेकिन सप्लाई ना हो। हैज सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों हो। हैज मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे मार्केट फोर्सेस भी काम कर रही होती हैं, यानी प्राइवेट फोर्सेस जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं वो भी काम कर रहे होती हैं, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है डिसीजन में। ठीक, तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है हमारा। फिर मिक्स्ड जो द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व बाय। जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व किससे नहीं होती? मार्केट फोर्सेस से नहीं सॉल्व होती, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से सॉल्व नहीं होती, या मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड द फ्री मार्केट। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो नहीं सॉल्व होती। Increase in consumer income will increase demand for a dash but decrease demand for a dash। ठीक है, जब भी इनकम इंक्रीज होती है, एक रैशनल बिहेवियर क्या है कि हम नॉर्मल गुड्स की जो कंजप्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हम पहले कम मीट खा रहे होते हैं, जब जैसी इनकम इंक्रीज होती है तो मीट की कंजप्शन ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल गुड है। ठीक है, लेकिन जो इंफीरियर गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जो कि जिनकी डिमांड कम होती जाती है। ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड कम कर देते हैं हम। ठीक है, चीपर गुड्स की बात हो रही है, तो जो है इंफीरियर गुड्स की डिमांड
कम कर दी जाती है। सो करेक्ट आंसर इज बी। इफ अ प्राइस इंक्रीज इन अ गुड ए, ठीक है, अगर गुड ए की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, उससे ए की प्राइस इंक्रीज होने से बी की क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो गुड बी क्या हुआ, बेसिकली गुड बी जो है वो उसका सब्सटीट्यूट हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पत्ती की बात करें, ठीक है, तो अगर पत्ती की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, उससे चीनी की प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो रही हैं, तो दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट हुए, ठीक है। डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू शिफ्ट इन इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट, ठीक है। डिमांड जो कर्व है वो शिफ्ट क्यों होता है, शिफ्ट इन सब के शिफ्ट होने की वजह से। देखिए इनकम में अगर शिफ्ट आएगा तो उससे भी डिमांड आपकी शिफ्ट होगी, अगर प्राइसेस में शिफ्ट आएगा तो आप चीज की डिमांड कम कर देते हैं, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए किसी भी चीज की तो उसकी हम डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट अगर हमारा चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, तो उस चीज की भी डिमांड हम कम कर देते हैं, तो इन तीनों वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा। रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है इज यूज्ड फॉर मेजरिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है वो कंस्ट्रक्ट प्राइसेस के लिए भी यूज नहीं होता, कंपेयर शॉप लिस्ट प्राइसेस के लिए भी यूज नहीं होता, बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, चॉइस शुड बी, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है, हमें रेवेन्यू बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिल रहा है और कॉस्ट हमारी कम है, तो हमारा क्या वो होना चाहिए, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, ताकि हम चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। ज्यादा प्रोड्यूस करने से ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू पड़ेगा हमें, और कॉस्ट तो वैसे ही हमें कम पड़ रही है, ठीक है। तो डिसीजन शुड बी मोर ऑफ द एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फॉर्म्स डैश बेस्ड ऑन डैश, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाती है, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मींस देयर शुड बी अ लॉ ऑफ रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। शुड बी जहां पे होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही। तो नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि अब फैक्ट क्या है इसका कि लॉ बनाने की वजह से एक्सीडेंट जो है वो कम होंगे, तो ये इसका फैक्ट हुआ। इन अ फ्री मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है प्रोडक्शन को नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर्स करती है नहीं, क्योंकि जो फ्री मार्केट का मतलब ही है कि गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, इनविजिबल हैंड्स है। और प्राइसेस जो है वो एडजस्ट होती हैं टू रिकंसील स्कैर्सिटी एंड डिजायर्स, प्राइसेस खुद ब खुद एडजस्ट होती हैं ताकि डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वलाइज हो सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड जो है वो क्या होती है, द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड सैक्रिफाइड टू गेट एन अदर यूनिट ऑफ गुड, ठीक है। ये हम पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज होती है, इंप्रूविंग द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। जब भी आप किसी भी इंसान के स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, चाहे कि आप उसकी यूनियन वेजेस इंक्रीज कर दें, रेजिंग मिनिमम वेज इंक्रीज कर दें, वेज इंक्रीज करने से उसका इंसेंटिव तो बढ़ेगा कि वो ज्यादा विलिंगली काम करने के लिए आएगा, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी सिर्फ तब इंक्रीज होती है जब उसकी आप स्किल्स इंप्रूव करते हैं। फिलिप्स कर्व जो होता है क्या होता है, द बिजनेस साइकिल हैज बीन एलिमिनेटेड, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन टेम्परेरीली इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए तो वो क्या टेम्परेरी इंक्रीज कर देता है एम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड इन शॉर्ट रन, ठीक है। और अ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन टेम्परेरीली इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व बेसिकली क्या होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये कहते हैं फिलिप्स कर्व में कि जैसे जैसे हमारा जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, प्राइसेस चीजों की ज्यादा होती हैं, तो लोगों की विलिंग पावर जो है वो खरीदने की कम हो जाती है और जो कॉस्ट की प्राइस है वो भी बढ़ जाती है, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो लोगों को
काम से निकाल देते हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन कम होती है, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के डिक्रीज होने से लोग जो हैं वो उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी। फॉरेन ट्रेड क्या है? ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि हमें अलाउ करता है कंट्रीज को टू हैव अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट देन इफ इट ट्राई टू प्रोड्यूस एवरीथिंग एट होम, ठीक है। देखें जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, ठीक है, वो भी यही कहता है कि हमें वो चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जो कि हम कॉस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है वो व्हीट भी प्रोड्यूस कर सकती है और राइस भी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उस दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि व्हीट भी प्रोड्यूस कर रही हैं और राइस भी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन एक कंट्री को जो है उसका वहाँ पे मटेरियल जो रॉ मटेरियल है या उसका इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे व्हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी हो सकती है, राइस को उसको एक्सपेंसिवली प्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन जो दूसरी कंट्री है वहाँ पे वाइस वर्सा है कि वहाँ राइस की प्रोडक्शन के लिए तो अच्छी सर्कमस्टांसिस हैं, लेकिन व्हीट जो है उनको एक्सपेंसिव पड़ती है प्रोड्यूस करना। तो दोनों कंट्रीज जो है वो ट्रेड करेंगी एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव एडवांटेज के बेस पे कि एक जो कंट्री जिसको एडवांटेज है व्हीट प्रोडक्शन में वो व्हीट प्रोड्यूस करेगी, और जो दूसरी कंट्री है जो राइस प्रोड्यूस करना चाहती है, ठीक है, और वो राइस प्रोड्यूस करेगी और आपस में दोनों ट्रेड ऑफ कर लेंगी, ठीक है। सो ये थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की। तो फॉरेन ट्रेड बेसिकली करने का मतलब भी यही होता है। राइजिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग वेलफेयर पेमेंट्स, ठीक है, जब टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं या वेलफेयर पेमेंट्स को इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है? रिड्यूस मार्केट पावर, ठीक है, मार्केट पावर को रिड्यूस इससे नहीं होती। इम्प्रूव्स दैट देयर इज सच अ थिंग एज अ फ्री लंच, ठीक है। उसके अलावा क्या है? इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एट द एक्सपेंस ऑफ इक्विटी। एफिशिएंसी और इक्विटी जो है वो इससे रिलेट नहीं करती, बल्कि improves equity and the expense of efficiency, ठीक। इक्विटी को इम्प्रूव करता है टैक्स को इम्प्रूव करना, ठीक है। राइज जब टैक्स हम करते हैं, ठीक है, तो इक्वालिटी आती है, इक्विटी आती है इकोनॉमी के अंदर, और इसके साथ साथ एफिशिएंसी जो है वो लेकिन लोगों की कम हो जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ एफिशिएंसी। इकोनॉमिक्स जो है स्टडी क्या है? हाउ टू रिड्यूस आवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड। अपनी वांट्स को उस हद तक लेके आना जो आपकी विलिंग पावर है टू परचेज थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे टू गेट यूटिलिटी। अपनी पावर, अपनी जो वांट्स और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देना, यानी उनको इक्वलाइज कर देना। इन अ प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय। जब भी प्लान्ड या कमांड का बेसिकली मतलब जो होता है वो यही होता है कि उसको कोई इम्पोज कर रहा है चीजें, कोई फोर्सेस जो है ऐसी जो उस पर जो है रूल कर रही हैं, ठीक है। तो जो प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी होती है वो रूल किससे करती है? गवर्नमेंट के थ्रू। रिसेशन जो है वो क्या होता है? पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस, वो तो डिफ्लेशन होता है, ठीक है। हमने देखा कि प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन, डिक्रीज करेंगे तो डिफ्लेशन, ठीक है। रिसेशन क्या? द पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रिसेशन के साथ कोई इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बल्कि रिसेशन क्या होता है? द पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लाइन, जहाँ पे आउटपुट जो है वो डिक्लाइन कर देता है। बिजनेस साइकिल के अंदर 4 फेजेस आते हैं: बूम, रिसेशन, जो है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और रिकवरी। तो ये चारों फेजेस जो हैं इसमें रिसेशन वो होता है जो बूम के बाद आता है, ठीक है। बूम जब किसी भी इकोनॉमी में आता है, यानी हाई प्रोडक्शन, आउटपुट भी हाईली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कंजप्शन भी हाई है, यानी सब अच्छा अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता रिसेशन आने लग जाता है। रिसेशन में क्या होता है? आउटपुट जो है वो डिक्लाइन करने लग जाती है। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन जो है इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है एग्रीगेट प्राइसेस की बात करता है, एग्रीगेट इंक्रीज इन प्राइसेस की बात करता है। तो जो इन्फ्लेशन है वो क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, द बिहेवियर ऑफ फर्म्स, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स और द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील किससे करता है? हमने पहले ही पढ़ा कि एग्रीगेट की बात करते हैं हम, ठीक है, तो एग्रीगेट इकोनॉमी से डील करता है।
विच वन इज नॉट बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है, कौन सा इनमें से बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड नेक्स्ट क्या है? हाउ टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखें ये चार जो तीन डिसीजंस हैं ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये तीन जो है ये तो बेसिक, लेकिन हाउ टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अगर कोई क्यूरीज हैं आपकी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।